हाय, कैसे हो? गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो? नौकरी नहीं लग पा रही, अब लगेगी। साथियों, जीव विज्ञान के 10 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं जो भैया रेलवे में 20 से 25 बार पूछे गए हैं। इन 10 क्वेश्चनों में साथियों 40 क्वेश्चन करवाने वाला हूं और फिक्स है साथियों, इन 40 क्वेश्चन में से बायोलॉजी के 10 क्वेश्चन पक्के आने वाले हैं। एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ लेना, आपके 10 नंबर पक्के रेलवे में। और अब की बार साथियों, जो 10 नंबरों से 2-5 नंबरों से आपका सिलेक्शन रुक रहा है साथियों, वो सिलेक्शन पक्का लिख के ले लो साथियों, आएगी। तो चलिए साथियों, आज की क्लास स्टार्ट कर। देखिए साथियों, अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सिंपल क्वेश्चन रेलवे में आया है। भैया याद रखना, राजस्थान पुलिस में और साथियों राजस्थान लेब असिस्टेंट में हर बार पूछा जाता है, और रेलवे की तो पूछो ही मत, कितनी बार पूछा जाता है। लगभग साथियों 20 से 25 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। भैया हथौड़े के आकार की अस्थि कौन सी है? बताओ। आपका क्वेश्चन है इनमें से कौन हथौड़े के आकार की अस्थि है? आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं साथियों, मेलियस, इनकस, स्टेपिज और हायोड। सबसे पहले तो अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो कमेंट बॉक्स में बताओ। इस क्वेश्चन में साथियों लगभग मैं आपको 8 से 10 क्वेश्चन करवाने वाला हूं, जो साथियों आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देखिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, मेलियस। एक्चुअली में क्या होता है साथियों, समझिए। आपका जो कान होता है साथियों, एक कान में 3 अस्थि होती है, दोनों कानों में 3 + 3 बराबर में 6 अस्थि होती है। पहली अस्थि का नाम है साथियों मेलियस, दूसरी अस्थि का नाम है इनकस और तीसरी अस्थि का नाम है साथियों स्टेपिज। साथियों ये जो मेलियस अस्थि है, ये लगभग साथियों ऐसी कोई एग्जाम नहीं रही साथियों जिसमें इस मेलियस अस्थि से क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। रेलवे में तो साथियों पूछो ही मत, कम से कम 15 से 20 बार, 20 से 25 बार ये क्वेश्चन पूछा गया है आराम से। बहुत सोच समझ के लिया है साथियों मैंने ये क्वेश्चन। हथौड़े के आकार की अस्थि कौन सी है साथियों? मेलियस। स्टेपिज की बात करूं साथियों, मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि है भैया ये स्टेपिज। मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि कौन सी है भैया? यह है भैया स्टेपिज। कहां पाई जाती है? आपके कान में पाई जाती है। ये तीनों अस्थि साथियों कान में पाई जाती है, इस बात का ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है? क्या क्वेश्चन पूछा जाता है साथियों? मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि बताओ, सबसे बड़ी अस्थि कौन सी है साथियों? ध्यान रखना साथियों, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है जांग की फीमर। कौन सी भैया? ये फीमर, जांग की। बात क्लियर है? अब बात कर लेते हैं साथियों हायोड अस्थि की। बताओ किसकी अस्थि? हायोड। हायोड है साथियों गले की अस्थि। जब आपको फांसी दी जाती है, सॉरी आपको नहीं, जब किसी मुजरिम को फांसी दी जाती है साथियों, तब ये अस्थि क्षतिग्रस्त होती है भैया हायोड। ध्यान रखना, गले की अस्थि है, गले की अस्थि है। इसका आकार साथियों अंग्रेजी वर्णमाला के यू अक्षर के समान होता है। बात क्लियर है? इसे साथियों स्वतंत्र अस्थि भी कहा जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है भैया, किस अस्थि को स्वतंत्र अस्थि कहा जाता है? तो भैया इस हायोड को कहा जाता है। बात आती है क्यों कहा जाता है? क्योंकि साथियों मानव शरीर की जितनी भी अस्थियां हैं सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती है, लेकिन भैया हायोड एक ऐसी अस्थि है साथियों जो अन्य किसी अस्थि से जुड़ी हुई नहीं होती। बोलो ये बात क्लियर है? हायोड को गले की अस्थि कहा जाता है, फांसी के समय क्षतिग्रस्त होती है, इसका आकार यू होता है, स्वतंत्र अस्थि भी इसे कहा जाता है। ये बात समझ में आ गई? मानव शरीर की सबसे छोटी अस्थि साथियों स्टेपिज होती है, मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि होती है फीमर होती है। अब मुझे ये बताओ, मानव शरीर में अस्थियों की संख्या कितनी होती है? साथियों अगर वयस्क की बात करें तो भैया आप सभी को पता है 206 होती है, लेकिन भैया बच्चे की बात करें तो लगभग 300 के आसपास होती है। लगभग 300 से अधिक भी हो सकती है साथियों, 300 के आसपास होती है। बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है? अब सुनिए, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भैया कि हमारी आंख की अस्थि को क्या कहा जाता है? आंख की अस्थि को बताओ क्वेश्चन,
आंख की अस्थि को, साथियों आंख की अस्थि को कहा जाता है लेक्राइमल अस्थि, लेक्राइमल अस्थि। बात क्लियर है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि भैया गाल की अस्थि को क्या कहा जाता है, मैं कैमरा थोड़ा सा इधर कर देता हूं। अब बताओ गाल की अस्थि को क्या कहा जाता है साथियों? गाल की अस्थि को, आपके एग्जाम के क्वेश्चन है भैया ये सभी। गाल की अस्थि को, गाल की अस्थि को कहा जाता है दोस्तों जाइगोमेटिक। क्या कहा जाता है भैया? जाइगोमेटिक। चलो अच्छी बात है। और बताओ भैया सीने की अस्थि को क्या कहा जाता है? सीने की अस्थि को, ये सभी आपके एग्जाम के क्वेश्चन है साथियों। सीने की अस्थि को क्या कहा जाता है साथियों? सीने की अस्थि को कहा जाता है स्टर्नम। क्या कहा जाता है भैया? स्टर्नम। और बताओ मानव शरीर में पेशियों की संख्या कितनी होती है? आपके एग्जाम में पूछा गया है पेशियों की संख्या। पेशियों की संख्या, एक एक बात नोट कर लेना साथियों, अगर रेलवे पास करनी है तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशियों की संख्या कितनी होती है साथियों? पेशियों की संख्या होती है 639। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों सबसे बड़ी पेशी कौन सी है? सबसे बड़ी पेशी तो साथियों स्टेपेडियस है, स्टेपेडियस कान की है। बात क्लियर है? सबसे लंबी पेशी की बात की जाए साथियों, सबसे लंबी पेशी की बात की जाए साथियों साइटोरियस है, साइटोरियस है। बात क्लियर है? और साथियों सबसे बड़ी पेशी की बात की जाए, सबसे बड़ी पेशी की बात की जाए भैया तो क्या है? सबसे बड़ी पेशी है साथियों ग्लूटियस मैक्सिमस, ग्लूटियस मैक्सिमस। तो आशा करता हूं साथियों ये सभी क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से याद हो गए होंगे। साथियों याद रखना कंकाल तंत्र वाले चैप्टर से क्वेश्चन आएंगे अस्थि और मांसपेशियों से, तो भैया गारंटी है इनके बारे में, इनके अलावा जो मैंने आपको पढ़ाई है इनके अलावा क्वेश्चन नहीं आएंगे। और साथियों जो जॉइंट है, जो संधि है साथियों, उनके बारे में भी देख लेना। आपके रेलवे एग्जाम में साथियों संधियों से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस बात का आपको ध्यान रखना है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है साथियों तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं और देखते हैं साथियों ग्रुप डी में कौन कौन से क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। चले भैया, ओके जी ओके। देखिए साथियों ये क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, ये क्वेश्चन आम क्वेश्चन नहीं है साथियों। रेलवे की कोई सी भी शिफ्ट का कोई सा भी पेपर उठा के देख लेना भैया, कॉकरोच से क्वेश्चन पूछा गया है। इसने तीतरी कर रखी है साथियों, इतने क्वेश्चन आए हुए हैं भैया कॉकरोच से कि आपको क्या बताऊं, मैं कहने में नहीं आता। बहुत सारे क्वेश्चन लगभग साथियों हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया है भैया कॉकरोच से। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि कॉकरोच का ब्लड का रंग होता है। आज पूरा इतिहास ही समझ लेंगे कॉकरोच का, जिससे आपको परेशानी नहीं आएगी। आपके ऑप्शन है साथियों लाल, नीला, सफेद और कोई नहीं। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा साथियों? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा भैया ऑप्शन नंबर सी, सफेद। देखिए आपको पता है रेलवे ग्रुप डी की साइंस में 25 में से 25 क्वेश्चन की मैं आपको प्रैक्टिस करवा रहा हूं, प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं, जिसमें साथियों 25 क्वेश्चन करवाता हूं, जिसमें बायोलॉजी के भी होते हैं, केमिस्ट्री के भी होते हैं, फिजिक्स के भी होते हैं। अगर आपने साथियों वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर चैनल पर चेकआउट करके आप देख सकते हो। मैंने आपको वहां पर उन प्रैक्टिस सेट में आपको करवाया था साथियों कि भैया कॉकरोच जो है साथियों ये भैया ऑर्थोपोडा संघ का प्राणी है। किस संघ का प्राणी है? ऑर्थोपोडा संघ का प्राणी। देखिए मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था साथियों प्रैक्टिस सेट में कि ऑर्थोपोडा फिर अर्थ्रोपोडा वह मोलस्का संघ के प्राणियों का ब्लड का ग्रुप, ब्लड का रंग, ग्रुप नहीं ब्लड का रंग कैसा होता है?
कैसा होता है। तो साथियों वहां पर मैंने आपको राइट आंसर बताया था भैया कि ऑर्थोपोडा संघ और भैया मोलस्का संघ के जितने भी प्राणी हैं साथियों, उन सबका ब्लड का रंग कैसा होता है साथियों, नीला होता है। किसके कारण होता है साथियों, तो मैंने आपको बताया था साथियों, हीमोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। हीमोसाइनिन वर्णक के कारण होता है। अगर धातु पूछी जाए साथियों तो भैया कॉपर धातु के कारण होता है। बोलो इतना मैंने करवाया था या नहीं करवाया था? करवाया था साथियों, इसलिए कह रहा हूं भैया ग्रुप डी की वो प्रैक्टिस सेट है ना, ज्वाइन कर लो। बस आपको कुछ नहीं करना, कोई पैसे देने की आवश्यकता नहीं है। चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को प्रेस करना है, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच जाए। बात क्लियर है? देखिए आर्थ्रोपोडा और मोलस्का संघ के प्राणियों का ब्लड का रंग कैसा होता है, नीला होता है। किसके कारण होता है? हीमोसाइनिन वर्णक के कारण होता है और कॉपर धातु के कारण होता है। लेकिन साथियों मैंने इसमें अपवाद पढ़ाया था। अपवाद क्या था साथियों? ये भैया कॉकरोच था, ये कॉकरोच था। इस कॉकरोच का ब्लड का रंग साथियों सफेद था, सफेद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, सफेद। किसके कारण होता है साथियों? देखो हीमोलिम्फ के कारण होता है। किसके कारण होता है? हीमोलिम्फ के कारण होता है। हीमोलिम्फ वर्णक है साथियों, इसके कारण होता है। ध्यान रखना साथियों, आर्थ्रोपोडा जो संघ है भैया, ये जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ है। एएलपी की एग्जाम में पूछा गया था साथियों ये क्वेश्चन कि निम्न में से जंतुओं का सबसे बड़ा संघ है, तो भैया आर्थ्रोपोडा संघ है, जंतु जगत का सबसे बड़ा संघ। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए साथियों कि जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ कौन सा है, तो भैया मोलस्का संघ है। जंतु जगत का दूसरा सबसे बड़ा संघ। और साथियों एक बात और बताओ मैं आपको ज्ञान की, आपकी रेलवे में साथियों ये जो मोलस्का संघ है, इस मोलस्का संघ के साथियों उदाहरण पूछे जाते हैं, उदाहरण। तो ध्यान रखना साथियों, जलीय जीव होते हैं, ऑक्टोपस, लिख लो भैया इंपॉर्टेंट है, सीप और साथियों घोंगा। ये तीनों उदाहरण साथियों इतने इंपॉर्टेंट है, इतने इंपॉर्टेंट है कि क्या बताऊं साथियों। जितने स्टार हो सके उतने स्टार लगा लेना साथियों, पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सारे के सारे ही इंपॉर्टेंट लेके आया हूं साथियों। आज की क्लास में मजा आने वाला है। आप सोचोगे तो कहोगे कि वास्तविकता में यार ऐसे क्वेश्चन हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। बात क्लियर है? अब बात करते हैं साथियों मनुष्य की। हमारा ब्लड का रंग कैसा होता है साथियों? लाल होता है। किसके कारण होता है? तो भैया ध्यान रखना, हीमोग्लोबिन के कारण होता है। आप सबको पता होगा साथियों इतनी सी बात तो, लेकिन भैया ये बात आपको पता नहीं होगी। तो अब बताओ कैसे लगा ये क्वेश्चन, आपको समझ में आया नहीं आया? वास्तविकता में से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं या नहीं पूछे जा सकते? पूछे जाएंगे भैया, लिख के ले लो, किसी न किसी शिफ्ट में टपकेंगे, फिक्स है। और हाँ मैं तो क्वेश्चन तो करवाना भूल ही गया साथियों, कॉकरोच का और पोस्टमार्टम करना है अभी। तो देखिए कॉकरोच का ब्लड का रंग कैसा होता है साथियों? तो भैया सफेद होता है। इसके हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है। कॉकरोच के हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है? तो ध्यान रखना साथियों, कॉकरोच के हृदय में कक्षकों की संख्या कितनी होती है साथियों? तो भैया 13 होती है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। कॉकरोच का श्वसन अंग, मुख्य श्वसन अंग कौन सा है? पूछा जाता है मुख्य श्वसन अंग। तो साथियों विंड पाइप है, विंड पाइप है साथियों। ट्रेकिया कहते हो जिसे आप ट्रेकिया कहते हो या फिर वायु नली कहते हो, ये है साथियों। अब बताओ साथियों आपको क्या समझ में नहीं आया? आशा करता हूं साथियों ये सभी क्वेश्चन आपसे जो बार बार पूछे जाते हैं, ये सभी क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों, और आगे चलते हैं। देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। इंपॉर्टेंट है बहुत ही ज्यादा, रेलवे के कोई सी भी एग्जाम उठा के देख लेना, विटामिन की कमी से साथियों कौन से रोग होते हैं, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है भैया, फिक्स है। हर एग्जाम में पूछा जाता है। यकीन ना हो तो साथियों पिछले प्रीवियस ईयर के जितने भी सेट है साथियों उनमें देख लेना, आपको भैया विटामिन की कमी से होने वाले रोगों से क्वेश्चन मिलेगा। साथियों एक बात कहूं,
एग्जाम तक मेरे साथ रुक लीजिए। अगर बायोलॉजी से साथियों आपका एक भी क्वेश्चन छूट जाए ना तो मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब करके चल जाना। लेकिन साथियों अगर आपके सारे के सारे ही बायोलॉजी से क्वेश्चन हुए तो भैया चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, प्रत्येक वीडियो पर कमेंट करना आपकी जिम्मेदारी है। मैं आपसे पैसे नहीं ले रहा, सिर्फ इतना ही ले रहा हूं। बोलो मंजूर है मेरी शर्त? मंजूर है तो करो चैनल को सब्सक्राइब अभी। फिर आगे चलते हैं। देखिए विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? आपके ऑप्शन है साथियों रिकेटस, रतौंधी, बांझपन और भैया स्कर्वी। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, रतौंधी। देखिए रतौंधी साथियों आंख से संबंधित है। और ध्यान रखना साथियों जब भी विटामिन ए की कमी से आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन पूछा जाए और साथियों बीमारी आंख से संबंधित हो तो भैया क्वेश्चन करके आ जाना, गलत नहीं निकलेगा। आंख से संबंधित हो तो करके आ जाना, अगर हड्डियों से संबंधित हो तो विटामिन डी की कमी से करके आ जाना, फिक्स है साथियों। ये दो ट्रिक ऐसी है साथियों जो 100 में से 100% फिक्स होती है। बात क्लियर है? तो विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? रतौंधी रोग होता है। अब भैया बात आती है कि इस रतौंधी रोग में होता क्या है साथियों? तो भैया हल्के से अंधेरे में दिखाई देना बंद हो जाता है। दिखाई देना बंद हो जाता है। ऐसा क्यों होता है साथियों? वो तो देखिए आपकी जो आंख होती है साथियों, इस आंख में दो सेल होती है। एक होती है साथियों रोड सेल और एक होती है साथियों कोन सेल। कोन सेल को कहा जाता है साथियों शंकु कोशिका, और रोड सेल को कहा जाता है साथियों शलाका कोशिका। यहां तक बात क्लियर है? शंकु कोशिका क्या करती है साथियों? हमें अलग अलग रंग दिखने में सहायक होती है। अलग अलग रंग दिखाने में सहायक होती है। जैसे आपको लाल दिखाई देता है, काला दिखाई देता है, सफेद दिखाई देता है, व्हाइट दिखाई देता है, हरा दिखाई देता है, जामुनी रंग का दिखाई देता है। अलग अलग कलर को हम देख पाते हैं साथियों। किसके कारण देख पाते हैं भैया? इस कोन सेल के कारण देख पाते हैं। बात क्लियर है? जब साथियों कोन सेल खराब हो जाती है तो भैया कलर ब्लाइंडनेस आपको रोग होता है। कलर ब्लाइंडनेस। बात क्लियर है? और साथियों जब रोड सेल खराब हो जाती है भैया तो आपको रतौंधी रोग होता है। देखिए अब ये रोड सेल क्या करती है? तो भैया अंधेरे और उजाले का ज्ञान करवाती है। अंधेरे और उजाले का ज्ञान करवाती है। अंधेरे, एक मिनट, अंधेरे और उजाले का ज्ञान करवाती है। तो भैया आपकी रोड सेल खराब हो जाएगी तो भैया क्या होगा? आपको थोड़े से ही अंधेरे में दिखाई देना बंद हो जाता है। ये है भैया आपके रतौंधी रोग। बोलो बात क्लियर है? रतौंधी रोग आपको समझ में आया? अब देखिए रिकेटस के बारे में बात करते हैं। तो भैया विटामिन डी की कमी से होता है। किसकी कमी से होता है? विटामिन डी की कमी से होता है। रिकेटस को साथियों सूखा रोग भी कहा जाता है। ये बच्चों में होता है साथियों। इसमें क्या होता है? इस बीमारी में अगर ये बीमारी किसी बच्चे को है तो भैया पहली बात तो उसके जो दांत है साथियों वो लेट आएंगे। उसका जो कपाल होता है साथियों, ये कपाल कमजोर होता है साथियों, बिल्कुल दुबला पतला होता है वो, बिल्कुल उसकी हड्डी दिखाई देती रहती है। तो ये होता है भैया रिकेटस रोग। बात क्लियर है? बांझपन की बात करें साथियों तो विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से होता है साथियों। इसमें जो रोगी होता है साथियों वो कभी भी बच्चा पैदा नहीं कर सकता। बात क्लियर है? बांझपन में। सी की बात करें साथियों तो भैया विटामिन सी की कमी से होता है। विटामिन सी की कमी से होता है। अब ये स्कर्वी। मसूड़ों में साथियों खून आ जाते हैं। आपके जो मसूड़े होते हैं साथियों वो कमजोर हो जाते हैं, उनमें खून आने लगता है। ये है साथियों स्कर्वी रोग। बात क्लियर है? विटामिन के की कमी से कौन सा रोग होता है साथियों? विटामिन के की कमी से। देखिए विटामिन के की कमी से होता है साथियों आपका जो रक्त है साथियों, उस रक्त का थक्का नहीं जम पाता। रक्त का जो थक्का है वो जल्दी से नहीं जम पाता, तो जमेगा ही नहीं। अगर जमेगा साथियों तो लेट जमेगा। ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती है, इंग्लिश में बोले तो ब्लड क्लॉटिंग नहीं होती। तो
आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। साथियों जितने भी विटामिन की कमी से होने वाली बीमारी है सभी याद कर लेना भैया, आपके एग्जाम में पूछी जाती है। जिस तरीके से साथियों मैं आपको बताता हूं कि आपको ये चीज पढ़नी है साथियों जो आपके एग्जाम में बार बार पूछी जाती है, आपको साथियों वही चीज पढ़नी है अगर भैया आपको आपकी एग्जाम क्रैक करनी है तो। बात क्लियर है? अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, आपके छोटे भाई के लिए एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए, चैनल पर नया है तो चैनल को प्लीज जरूर सब्सक्राइब कर लेना भैया। चले भैया आगे। ओके जी, स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे चलते हैं। देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। साथियों हमारे मस्तिष्क के जो भाग है साथियों फिक्स है साथियों, रेलवे की कोई सी भी शिफ्ट उठाकर देख लेना साथियों, मस्तिष्क के भाग से साथियों क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 100% फिक्स है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि भूख, प्यास, क्रोध, गुस्सा, प्यार आदि को मस्तिष्क का कौन सा उपभाग नियंत्रित करता है? आपके ऑप्शंस है थैलेमस, हाइपोथैलेमस, सेरेबेलम और भैया सेरेब्रम। बात क्लियर है? अब देखिए एक डायग्राम बनाता हूं, एक सारणी बनाता हूं, उस हिसाब से समझते हैं साथियों मस्तिष्क के भागों के बारे में। मस्तिष्क, ब्रेन, इसके साथियों 3 भाग होते हैं। एक होता है साथियों अग्र मस्तिष्क, एक होता है मध्य मस्तिष्क और एक होता है पश्च मस्तिष्क। फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। बात क्लियर है? इस अग्र मस्तिष्क के भी साथियों 3 उपभाग होते हैं। कितने उपभाग होते हैं भैया? 3 उपभाग होते हैं। इसका साथियों कोई भी उपभाग नहीं होता। बात क्लियर है? और इसके भी साथियों 3 उपभाग होते हैं। इसके उपभाग कौन कौन से हैं? नंबर 1 पर बात की जाए साथियों तो थैलेमस, नंबर 2 पर बात की जाए साथियों तो हाइपोथैलेमस और नंबर 3 पर बात की जाए साथियों तो भैया सेरेब्रम, जिसे साथियों प्रमस्तिष्क भी कहा जाता है। बात क्लियर है? मध्य मस्तिष्क का साथियों कोई भी उपभाग नहीं होता। पश्च मस्तिष्क की बात करें तो इसके भी 3 भाग होते हैं। नंबर 1 पर आता है साथियों पोन्स वेरोली, पोन्स वेरोला आप जो कहो वो। दूसरा आता है साथियों मेडुला ओब्लोंगाटा और तीसरा आता है साथियों सेरेबेलम, जिसे साथियों अनुमस्तिष्क कहते हैं। बोलो यहां तक बात क्लियर? अब देखिए मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? मैंने क्वेश्चन क्या पूछा है? मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? तो भैया ये है अग्र मस्तिष्क, सबसे बड़ा भाग, सबसे बड़ा भाग। बात क्लियर है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मस्तिष्क का सबसे बड़ा उपभाग कौन सा है तो भैया ये है सेरेब्रम प्रमस्तिष्क, सबसे बड़ा उपभाग। बात क्लियर है? अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि मस्तिष्क का सबसे छोटा उपभाग कौन सा है साथियों तो ये है सेरेबेलम, सबसे छोटा उपभाग। बात क्लियर है? अब देखिए सबसे पहले बात करते हैं कि यह थैलेमस क्या करता है। तो थैलेमस साथियों आपका जो टेस्ट होता है खट्टा मीठा अच्छा बुरा उसका ज्ञान करवाता है। उसके बाद में जो आपकी स्मेल है, जो दुर्गंध है साथियों, जो सुगंध है उसके बारे में पता लगाता है। और शरीर का साथियों जो बाहरी ताप है, बाहरी तापमान और साथियों जो बाहरी दर्द है, इसके इन तीनों के बारे में पता लगवाता है। इतनी बात क्लियर है? हाइपोथैलेमस की बात करें साथियों तो भैया भूख, प्यास, क्रोध, गुस्सा, प्यार, आपकी कहीं जाने की हॉबी है, घूमने की है या फिर कुछ भी है, जो भी है साथियों, उन सभी को कौन कंट्रोल करता है? ये हाइपोथैलेमस करता है। इसके अलावा साथियों शरीर के आंतरिक ताप को, शरीर के आंतरिक ताप को कौन कंट्रोल करता है साथियों? आपका हाइपोथैलेमस करता है। इसलिए भैया हाइपोथैलेमस को थर्मामीटर कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। क्या कहा जाता है? थर्मामीटर कहा जाता है। मत क्लियर? सेरेब्रम साथियों 4 लोबों में बटा हुआ है। 4 लोबों का अलग अलग कार्य होता है। फिर भी मैं आपको बता देता हूं साथियों जो सेरेब्रम है ये क्या क्या काम करता है? आपकी याददाश्त, सोचने की क्षमता, व्यक्तित्व विकास, भाषा, दिशा, दूरी, इन सबको कौन नियंत्रित करता है साथियों? तो भैया ये सेरेब्रम करता है, प्रमस्तिष्क करता है।
डिसीजन मेकिंग, आपके डिसीजन लेने की क्षमता को कौन कंट्रोल करता है? ये सेरेब्रम करता है साथियों, प्रमस्तिष्क करता है। बात क्लियर है? मध्य मस्तिष्क की बात करें तो भैया देखने का कार्य और साथियों सुनने का कार्य मध्य मस्तिष्क में आता है। पोन्स वेरोलाई की बात करें साथियों, हमारे शरीर के अंगों से साथियों जो सिग्नल आते हैं वो है मस्तिष्क के किस भाग तक पहुंचाने हैं साथियों, ये नियंत्रण करता है पोन्स वेरोलाई। और ये श्वसन प्रणाली को भी नियंत्रण करता है, श्वसन प्रणाली को। मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है साथियों? अनैच्छिक क्रियाओं को कंट्रोल करता है, जैसे कि छींक आना, छींक, खांसी, उल्टी, दस्त, आंखों का झपकना, डकार आना, ये सब अनैच्छिक क्रिया है साथियों ने कौन नियंत्रण करता है? मेडुला ऑब्लंगेटा करता है। बात क्लियर है? सेरेबेलम की बात करें, अनुमस्तिष्क की बात करें साथियों, तो हमारे शरीर पर नियंत्रण बनाए रखने का कार्य करता है। आप खड़े हो, गिरते क्यों नहीं है? चलते हो तो गिरते क्यों नहीं है? इसके कारण नहीं गिरते भैया। जो सेरेबेलम है ये हमारे शरीर पर नियंत्रण बनाए रखने का कार्य करता है। आपकी जो बोलने की क्षमता है, स्पीकिंग पावर है साथियों, इस पर भी नियंत्रण कौन बना के रखता है? ये सेरेबेलम बनाकर रखता है। तो आशा करता हूं साथियों ये सभी भागों के कार्य आपको समझ में आ गए होंगे। बोलो, बात कुछ समझ में आई या नहीं आई? साथियों जो मैंने आपको बताया है अभी फिक्स है साथियों, इसमें से क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन में साथियों पूरा चैप्टर करवा दिया, और क्या चाहिए आपको? और क्या चाहिए? और कैसे पढ़ाऊं साथियों? यही आपसे पूछे जाते हैं साथियों, इन्हीं में से जो मैंने अभी आपको बताया है। स्क्रीनशॉट नहीं लिया तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं साथियों। देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। साथियों ये ऐसा क्वेश्चन है जो साथियों हर एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे राजस्थान पुलिस हो, चाहे राजस्थान लेबर असिस्टेंट हो, चाहे साथियों कोई अदर स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हो, कोई सी भी एग्जाम हो, रेलवे, एसएससी, साथियों यूपीएससी तक क्वेश्चन पूछे जाते हैं भैया। यहाँ से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, प्रत्येक शिफ्ट में रेलवे में पूछा गया क्वेश्चन है साथियों। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है। आपके ऑप्शन है लिवर, थायराइड, प्यूस और पीनियल काय ग्रंथि। देखिए साथियों जो ग्रंथि होती है साथियों, ग्रंथि साथियों 3 प्रकार की होती है। एक होती है भैया बहिस्रावी ग्रंथि, एक होती है साथियों अंतःस्रावी ग्रंथि, और एक होती है साथियों मिश्रित ग्रंथि। अब साथियों बहिस्रावी ग्रंथियों के बारे में हम पाचन तंत्र में पढ़ते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों वाला साथियों एक अलग चैप्टर है, अंतःस्रावी तंत्र वाला। मिश्रित ग्रंथि भी साथियों हम इसी ही चैप्टर में पढ़ते हैं। बहिस्रावी ग्रंथियों से क्या निकलता है साथियों? रस और एंजाइम का निर्माण करती है भैया ये ग्रंथियां, रस और एंजाइम का निर्माण करती है बहिस्रावी ग्रंथि। अंतःस्रावी ग्रंथियों की बात करें भैया तो ये ग्रंथियां हार्मोन का निर्माण करती है। मिश्रित ग्रंथि साथियों रस का भी निर्माण करती है, एंजाइम का भी निर्माण करती है और भैया हार्मोन का भी निर्माण करती है। इसलिए साथियों इसे मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है, क्योंकि भैया ये ग्रंथि बहिस्रावी ग्रंथि और भैया अंतःस्रावी ग्रंथि दोनों की तरह कार्य करती है, इसलिए साथियों से मिश्रित ग्रंथि कहा जाता है। अब देखिए आपसे आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाते हैं। अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ये अंतःस्रावी ग्रंथि है साथियों, इनमें आपको बताना है सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। आपके ऑप्शन है लीवर, थायराइड, प्यूस और पीनियल। तो साथियों ध्यान रखना अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है भैया थायराइड। कौन सी है साथियों? थायराइड ग्रंथि है, थायराइड ग्रंथि। बात क्लियर है? अब देखिए सबसे छोटी ग्रंथि की बात करें साथियों अंतःस्रावी ग्रंथियों में तो साथियों पीनियल काय ग्रंथि है सबसे छोटी ग्रंथि। अब तक आप साथियों क्या पढ़ते आए हो? प्यूस ग्रंथि। ध्यान रखना साथियों ये प्यूस ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथियों में दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है, दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि। अब ये आप यूं कहोगे कि भैया एग्जाम में तो प्यूस ग्रंथि ही राइट आंसर मानते हैं, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि साथियों ऑप्शन में पीनियल काय ग्रंथि नहीं दिया होता, इसलिए साथियों प्यूस ग्रंथि को उस कंडीशन में साथियों अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे छोटी ग्रंथि माना जाता है। लीवर की बात करें साथियों तो भैया ध्यान रखना हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है और साथियों ये बहिस्रावी ग्रंथियों में आती है। तो मैं कह सकता हूं कि भैया बहिस्रावी ग्रंथियों में जो सबसे बड़ी ग्रंथि है साथियों वो लीवर है। बात क्लियर है? सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है साथियों? बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि।
तो साथियों लीवर है। कौन सी है भैया? लीवर है। मिश्रित ग्रंथि की बात करें तो साथियों ध्यान रखना, जो अग्नाशय ग्रंथि होती है, जो अग्नाशय ग्रंथि है साथियों, ये भैया मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है। ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है भैया। बात क्लियर है? मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि है भैया अग्नाशय ग्रंथि, और भैया साथ ही साथ में मिश्रित ग्रंथि भी है। बोलो क्या क्वेश्चन याद हुए या नहीं हुए? मैंने क्या कहा? अंतःस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है थायराइड ग्रंथि, सबसे छोटी ग्रंथि है पीनियल काय ग्रंथि, दूसरी सबसे छोटी ग्रंथि है पीयूष ग्रंथि। बात क्लियर है? फिर मैंने कहा कि बहिस्रावी ग्रंथियों में सबसे बड़ी ग्रंथि है लीवर, और साथियों ये मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है। मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? अग्नाशय ग्रंथि है, जो कि साथियों एक मिश्रित ग्रंथि है। ये अग्नाशय ग्रंथि रस का निर्माण भी करती है, एंजाइम का निर्माण भी करती है, और हार्मोन का निर्माण भी करती है। बोलो इतनी बात क्लियर है? अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं। देखिए साथियों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। साथियों ये जो इंसुलिन हार्मोन है ना, पता नहीं साथियों कितनी एग्जामों में पूछा गया है। बार बार साथियों आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है। पता नहीं साथियों कितनी बार पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है? आपके ऑप्शंस है साथियों इंसुलिन हार्मोन, ग्लूकागोन हार्मोन, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन, और ऑप्शन नंबर डी है भैया कोई नहीं। इतनी बात क्लियर है? बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन हार्मोन। कौन सा होगा भैया? ऑप्शन नंबर ए इंसुलिन हार्मोन। अब समझिए साथियों, अभी मैंने आपको बताया था मिश्रित ग्रंथियों में साथियों कि भैया अग्नाशय ग्रंथि एक मिश्रित ग्रंथि है साथियों, और भैया ये मानव शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि भी है साथियों। कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि में साथियों 4 प्रकार की सेल पाई जाती है, एल्फा सेल, बीटा सेल, डेल्टा सेल, और साथियों एफ सेल। इस एफ सेल के बारे में साथियों हम पाचन तंत्र में पढ़ते हैं, क्योंकि साथियों ये भैया रस व एंजाइम का निर्माण करती है। बात क्लियर है? और इन तीनों सेलों के बारे में साथियों हम अंतःस्रावी ग्रंथि वाला जो चैप्टर है साथियों उसमें पढ़ते हैं। देखिए जो अल्फा सेल है साथियों, ये अल्फा सेल किस हार्मोन का निर्माण करती है? इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती है। बात के लिए सॉरी बीटा सेल करती है। ये जो बीटा सेल है साथियों ये भैया इंसुलिन हार्मोन का निर्माण करती है। अल्फा सेल साथियों ग्लूकागोन हार्मोन का निर्माण करती है, अल्फा सेल। और साथियों जो डेल्टा सेल है भैया ये भैया सोमेटोस्टेटिन हार्मोन का निर्माण करती है। बोलो इतनी बात याद हुई या नहीं हुई? सबसे पहले मुझे ये बताओ, अगर याद हो गई है अब बात करते हैं। देखिए आपको पता है साथियों हमारा जो ब्लड होता है, इस ब्लड में साथियों जो शर्करा पाई जाती है साथियों उसे क्या कहते हैं? ब्लड शुगर कहा जाता है, या फिर मैं कह सकता हूं साथियों ग्लूकोज। बात क्लियर है? जब साथियों हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा हमारे शरीर की आवश्यकता से अधिक हो जाती है साथियों, तब क्या होता है? ये जो इंसुलिन हार्मोन है जो कि बीटा कोशिका ने बनाया है साथियों, इंसुलिन हार्मोन, ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है साथियों? इसे ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है। ये ग्लाइकोजन क्या है साथियों? तो ध्यान रखना साथियों, आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि जानवरों का संचित भोज्य पदार्थ कौन सा है? जानवरों का संचित भोज्य पदार्थ। तो अगर साथियों जानवरों का संचित भोज्य पदार्थ पूछे तो ग्लाइकोजन है, और पादपों का संचित भोज्य पदार्थ पूछे साथियों तो स्टार्च या फिर मंड है। बात क्लियर है? क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोनों। जानवरों का संचित भोज्य पदार्थ कौन सा है? ग्लाइकोजन। और पादपों का संचित भोज्य पदार्थ कौन सा है? स्टार्च या फिर मंड कह सकते हो। बात क्लियर है? तो भैया हमारे ब्लड में हमारे शरीर की आवश्यकता से अधिक जो साथियों ग्लूकोज है, जो शर्करा है, उस ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो गई है साथियों हमारे ब्लड में, तो ये इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? इसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देता है। ये ग्लाइकोजन साथियों ये हमारा लीवर और साथियों जो ऊतक है उनमें जाकर के स्टोर होता है।
बात क्लियर है। यानी कि जिस दिन साथियों हम खाना नहीं खाते, हमारे शरीर में साथियों, हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज की कमी होती है साथियों, तो भैया वापस इस ग्लाइकोजन को साथियों ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। वापस इस ग्लाइकोजन को साथियों किस में कन्वर्ट किया जाता है? ग्लूकोज में कन्वर्ट किया जाता है। कौन करता है साथियों? तो ये ग्लूकागोन हार्मोन करता है। ये ग्लूकागोन हार्मोन करता है। बात क्लियर है? इतनी बात क्लियर है। अब देखिए क्वेश्चन पर आते हैं। मैंने पूछा है मधुमेह रोग किस हार्मोन की कमी से होता है। अगर साथियों आप ये बताओ, आपके ब्लड में साथियों ग्लूकोज की मात्रा अधिक है और अगर आपके शरीर में इंसुलिन हार्मोन की कमी हो गई साथियों, तो भैया इंसुलिन हार्मोन की अगर साथियों कमी हो गई, क्या इस ग्लूकोज को साथियों इंसुलिन हार्मोन ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जिससे क्या होगा साथियों, हमारे ब्लड में इस ग्लूकोज की मात्रा अधिक हो जाएगी, इस शुगर की मात्रा अधिक हो जाएगी। और साथियों ध्यान रखना, जब आपके ब्लड में शुगर की मात्रा अधिक हो जाती है साथियों, उसी रोग को क्या कहा जाता है? मधुमेह रोग कहा जाता है। उसी रोग को क्या कहा जाता है? मधुमेह रोग कहा जाता है। तो भैया याद रखना, इंसुलिन क्या करता है? इस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है और अल्फा सेल से साथियों ये जो हार्मोन निकलता है ग्लूकागोन, ये क्या करता है? वापस इस ग्लाइकोजन को साथियों ग्लूकोज में कन्वर्ट करता है। यहां तक बात क्लियर है? ग्लूकोज को साथियों आपको पता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में तोड़ा जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, जल और साथियों एटीपी ऊर्जा का निर्माण किया जाता है इस ग्लूकोज से। मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाया है दोस्तों। आप एग्जाम तक मेरे साथ रह लीजिए, बायोलॉजी से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये गारंटी के साथ वादा करता हूं, क्योंकि जो मैं क्वेश्चन करवाता हूं पूरी डिटेल में जाके करवाता हूं साथियों। बात क्लियर है? सोमेटोस्टेटिन, इसकी बात करें साथियों, सोमेटोस्टेटिन हार्मोन की भैया, तो ये डेल्टा सेल से निकलता है और ये क्या करता है साथियों? बीएमआर को कंट्रोल करता है। बीएमआर क्या है साथियों? बेसल्स मेटाबॉलिक रेट, आधार उपापचय दर होती है साथियों। हमारे शरीर में ऑक्सीजन कोशिका किस दर के साथ खपत कर रही है साथियों, उस दर को क्या कहा जाता है? बीएमआर कहा जाता है, बेसल्स मेटाबॉलिक रेट कहा जाता है। और इसे कौन नियंत्रित करता है? सोमेटोस्टेटिन हार्मोन नियंत्रित करता है। बोलो, क्या तीनों हार्मोन आपको समझ में आए नहीं आए? इंसुलिन हार्मोन क्या करता है? हमारे ब्लड में जो ग्लूकोज की मात्रा अधिक है उसे ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करता है। बात क्लियर है? ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में वापस कन्वर्ट कौन करता है? ग्लूकागोन हार्मोन करता है। और भैया सोमेटोस्टेटिन हार्मोन ये बीएमआर बेसल्स मेटाबॉलिक रेट को नियंत्रण करने का कार्य करता है। तो आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है आप खुद दे सकते हो। चलिए भैया आगे। ओके, स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आगे चलते हैं। देखें साथियों, अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ये मान लीजिए कोशिका वाले चैप्टर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे का फेवरेट क्वेश्चन है साथियों। ये बात क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 7 कहते हैं कि भैया सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका कौन सी है? आपके ऑप्शंस है शुतुरमुर्ग का अंडा, माइकोप्लाज्मा, न्यूरॉन और शुक्राणु। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा भैया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, शुतुरमुर्ग का अंडा। साथियों शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है साथियों, इसका आकार कितना होता है? तो भैया 170 इंटू में 135 mm का साथियों इसका आकार होता है। ये साथियों सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका है भैया, शुतुरमुर्ग का अंडा। ध्यान रखना साथियों, जो कोशिका है इस कोशिका का आकार, इस कोशिका का आकार साथियों माइक्रोमीटर में मापते हैं और 1 माइक्रोमीटर बराबर कितना होता है? 10 की पावर -6 मीटर होता है। बात क्लियर है? देखिए माइकोप्लाज्मा की बात करें साथियों, ध्यान रखना ये साथियों सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है। सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका है। बात क्लियर है? इसका आकार कितना होता है? तो भैया इसका आकार होता है 0.3 माइक्रोमीटर, यानी कि 0.3 माइक्रोमीटर के आसपास साथियों इसका आकार होता है। आकार कितना होता है साथियों इसका? 0.3 माइक्रोमीटर होता है। बात क्लियर है? माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम लिख सकते हो आप, गैलीसेप्टिकम ये होती है साथियों सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका। बात क्लियर है? न्यूरॉन की बात करें साथियों तो यह सजीव जगत की सबसे लंबी कोशिका है
और मानव शरीर की भी साथियों ये सबसे लंबी कोशिका है। शुक्राणु की बात करें साथियों तो ये मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। शुक्राणु साथियों मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका है। बात क्लियर है। मानव शरीर की साथियों सबसे बड़ी कोशिका की बात करें, सबसे बड़ी कोशिका बादशाह अंडाणु होती है। क्या होती है साथियों? अंडाणु होती है। और साथियों मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन सी है? तो यह न्यूरॉन है। बोलो, क्वेश्चन याद हुआ या नहीं हुआ? मानव शरीर की सबसे छोटी कोशिका शुक्राणु, मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन, सजीव जगत की सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा जिसका आकार होता है 170 × 135 mm, सजीव जगत की सबसे छोटी कोशिका साथियों माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम, इसका आकार होता है 0.3 माइक्रोमीटर। और साथियों ध्यान रखना कोशिका का जो आकार है साथियों वो माइक्रोमीटर में मापा जाता है और 1 माइक्रोमीटर बराबर होता है 10⁻⁻6 मीटर। बोलो, ये क्वेश्चन याद हो गया हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। फेवरेट क्वेश्चन है साथियों रेलवे का। देखिए साथियों ये क्वेश्चन आपसे 2018 रेलवे में पूछा गया है और साथियों उससे पहले भी 1-2 एग्जामों में पूछा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों। इस प्रकार के क्वेश्चन आपसे अक्सर एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि द्विबीजीय पौधों में जड़ें होती है। आपके ऑप्शंस है मूसला जड़, रेशेदार जड़, रूपांतरित जड़ और कोई नहीं। सबसे पहले मुझे आप ये बताओ कि यह द्विबीजीय पौधे क्या होते हैं? साथियों ऐसे पौधे जिनके बीज 2 भागों में बट जाए साथियों, ऐसे पौधों को क्या कहा जाता है? द्विबीजीय पौधे कहा जाता है। एक बीजीय पौधे क्या होते हैं साथियों? ऐसे पादप जिनके बीजों का सिर्फ एक भाग होता है, यानी कि वो 2 भागों में नहीं बट सकते, वो होते हैं साथियों एक बीजीय पादप। बात क्लियर है? देखिए अब मुझे सबसे पहले ये बताओ कि द्विबीजीय पादप कौन कौन से हैं, द्विबीजीय पौधे कौन कौन से? तो ध्यान रखना साथियों जो आम होता है, आम का बीज 2 भागों में बट जाता है। मूंगफली, बादाम, इसके अलावा और बताओ भैया। आम हो गया, मूंगफली हो गई, बादाम हो गया, चना हो गया, मटर हो गया, इन सबके बीज साथियों 2 भागों में बट जाते हैं। ये साथियों द्विबीजीय पादप है। और साथियों इनमें जो जड़ पाई जाती है साथियों ध्यान रखना मूसला जड़ पाई जाती है। यही क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। बात क्लियर है? एक बीजीय पादपों की बात करो साथियों, एक बीजीय पादपों की बात करो साथियों तो एक बीजीय पादपों में कौन आता है? जैसे कि गेहूं है, चना है, सॉरी चना नहीं, गेहूं है, चावल है, बाजरा है, ये सभी साथियों एक बीजीय पौधे हैं। और ध्यान रखना इनमें जो जड़ पाई जाती है साथियों रेशेदार जड़ पाई जाती है। बहुत सारी रेशे सी होती है साथियों। कभी गेहूं का एक पौधा उपाड़ कर देखना आपको दिखाई देगा साथियों कि एक बीजीय पौधों की साथियों जो जड़ है भैया वो रेशेदार जड़ होती है। ये क्वेश्चन भी आपसे एग्जाम में पूछा जाता है। रूपांतरित जड़ें क्या होती है साथियों? ऐसे पौधे, ऐसे पादप जो भोजन को इकट्ठा करने के लिए, भोजन को इकट्ठा करने के लिए अपने आप को रूपांतरित कर लेते हैं। जैसे कि मूली, गाजर, शकरकंद, चुकरकंद, प्याज, ये सभी साथियों इन सभी में कौन सी जड़ पाई जाती है? रूपांतरित जड़ पाई जाती है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि मूली में कौन सी जड़ पाई जाती है? रूपांतरित जड़ पाई जाती है, रेशेदार जड़ पाई जाती है, मूसला जड़ पाई जाती है। तो राइट आंसर होना चाहिए रूपांतरित जड़। आशा करता हूं साथियों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। बॉटनी के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखना साथियों बॉटनी के ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं अब एग्जाम में। बात क्लियर है? स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे चलते हैं। देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की।
बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, ध्यान रखना आपकी एग्जाम में पादप हार्मोन वाले चैप्टर से साथियों क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 4 हार्मोन करवा रहा हूं, इंपॉर्टेंट है आपकी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, बार बार इन्हीं हार्मोनों से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपकी परीक्षाओं में। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि हमारे घरों में बीजों को अंकुरित होने से बचाने वाला हार्मोन कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए है ऑक्सिन हार्मोन, ऑप्शन नंबर बी है साइटोकाइनिन, ऑप्शन नंबर सी है इथाइलिन, ऑप्शन नंबर डी है साथियों एब्सियस एसिड। राइट आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर डी होगा। आपने देखा होगा साथियों हमारे घरों में जैसे कि गेहूं है, बाजरा है, चना है, लंबे समय तक पड़े रहते हैं, लेकिन साथियों वो अंकुरित नहीं होते। क्यों नहीं होते भैया? क्योंकि भैया ये एब्सियस जो एसिड है ये क्या करता है, घरों में बीजों को अंकुरित होने से बचाता है। अंकुरित का मतलब है साथियों फूटने से बचाता है। समझ रहे हो ना आप मेरी बातों को? हाँ, इसकी बात क्लियर है। और देखिए ऑक्सिन हार्मोन की बात करते हैं। ये क्या करता है साथियों, आपके जो पौधे हैं उन पौधों में वृद्धि, ग्रोथ करवाता है। आपसे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमारे पौधों को कौन सा हार्मोन वृद्धि, ग्रोथ करवाता है, वृद्धि करवाता है, तो ऑक्सिन हार्मोन करवाता है। कोशिका विभाजन करवाने में भी सहायक होता है साथियों पौधों में ये ऑक्सिन हार्मोन कोशिका विभाजन। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोशिका विभाजन करवाने में पादपों में कौन सा हार्मोन सहायक होता है, तो भैया ऑक्सिन हार्मोन सहायक होता है। बात क्लियर है। साइटोकाइनिन की बात करें साथियों तो भैया ये पौधों में वृद्धि को रोकता है, वृद्धि को रोकता है। ध्यान रखना साथियों ऑक्सिन हार्मोन के विरोध कार्य करता है ये साइटोकाइनिन हार्मोन, इसलिए इसे साथियों विरोधाभास हार्मोन भी कहा गया है। किससे साथियों? साइटोकाइनिन को। पौधों में वृद्धि को रोकता है और साथियों कोशिका विभाजन में तो सहायक होता है ये भैया कोशिका विभाजन में सहायक होता है, लेकिन साथियों पौधों में वृद्धि को रोकता है। ऑक्सिन हार्मोन पौधों में वृद्धि करवाता है, लेकिन भैया साइटोकाइनिन जो हार्मोन है ये भैया पौधों में वृद्धि को रोकता है। इतनी बात क्लियर है। और देखिए इथाइलिन की बात करें साथियों तो एकमात्र पादप हार्मोन साथियों इथाइलिन ऐसा है जो साथियों गैस की अवस्था में पाया जाता है, जो साथियों गैसीय अवस्था में पाया जाता है। और ध्यान रखना ये क्या करता है, फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायक होता है। फलों को प्राकृतिक रूप से पकाने में सहायक होता है। बात क्लियर है। इसके बारे में मैंने आपको बता दिया। ये एकमात्र ऐसा पादप हार्मोन है साथियों जो कि अम्ल की अवस्था में पाया जाता है, यानी कि एसिड की अवस्था में पाया जाता है। ये क्या करता है, बीजों को अंकुरित होने से बचाता है। आशा करता हूं साथियों चारों हार्मोन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। स्क्रीनशॉट ने लिया है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए साथियों अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। बहुत अच्छा क्वेश्चन है साथियों, बहुत ज्यादा, क्योंकि भैया पिगमेंट से अक्सर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि सूरजमुखी का फूल पीला किस वर्णक के कारण होता है। आपके ऑप्शंस है जेंथोफिल, एंथोसाइनिन, आइसोसाइनेट और दोस्तों ऑप्शन नंबर डी है कोई नहीं। बताओ इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए जेंथोफिल। एग्जाम में पूछा जाता है, याद रखना, सूरजमुखी के फूल का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है? जेंथोफिल के कारण होता है। बात क्लियर है। और देखिए सेब का हल्का लाल रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। प्याज का लाल रंग किसके कारण होता है? तो साथियों प्याज का लाल रंग एंथोसाइनिन के कारण होता है। जामुन का गाढ़ा काला रंग किसके कारण होता है? एंथोसाइनिन के कारण होता है। मूली में गंधक किसके कारण आती है? ध्यान रखना आइसोसाइनेट के कारण आती है। ये ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं साथियों। ये 10 ऐसे क्वेश्चन हैं जो मुझे लगता है कि साथियों आपसे बार बार पूछे जाते हैं।
आशा करता हूँ आपको ये 10 क्वेश्चन सभी समझ में आ गए होंगे और याद भी हो गए होंगे। नोट कर लेना भैया, नोट नहीं किए तो आपकी एग्जाम के लिए रामबाण साबित होने वाले। तो कैसी लगी आपको वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आपके पास हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पहुंच सके। बायोलॉजी पढ़ने के लिए साथियों चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फिर आपको पढ़ाई जाती है ग्रुप डी का साथियों प्रैक्टिस सेट भी करवा रहा हूँ। हर 2 दिन में एक प्रैक्टिस सेट आता है और साथियों इस टाइप के ऐसे 10 महत्वपूर्ण क्वेश्चन साथियों मैं आपको हर रोज करवाने वाला हूँ। हर रोज नहीं, 1-2 दिन में करवाने वाला हूँ साथियों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।